नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में दिखता है वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? असल में ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक बेसिक सी इकोनॉमिक्स है जो स्कूल ने नहीं पढ़ाया, जो बैंक हमें कभी नहीं बताते और जो मीडिया कभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, जो 45,000 आपके बैंक अकाउंट में दिख रहे हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सिर्फ एक नंबर है, एक डिजिटल एंट्री, एक प्रॉमिस कि हाँ आपका पैसा बैंक में पड़ा है। लेकिन अगर कल सुबह पूरे देश के लोग अपना कैश विड्रॉल कराने के लिए जाएं, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि असल में उतना कैश अवेलेबल ही नहीं है। और यही हुआ था 2008 की ग्लोबल क्राइसिस में कई बैंकों के साथ। सिलिकॉन वैली बैंक 2023 में इसी वजह से डूब गया था। A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. The Silicon Valley Bank collapsed on March 10. और इस सब के बीच एक आदमी जो रोज कमा रहा है, रोज अपना पेट भर रहा है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, सेविंग जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो, बस EMI और एक नया लोन लेने की प्लानिंग शुरू करता है। एक्चुअल में ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वेल डिजाइन स्ट्रक्चर है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें मिडिल क्लास आदमी एंटर तो करता है लेकिन निकलता नहीं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि बैंक एक्चुअल में काम कैसे करता है। हम जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं अपना पैसा बैंक में रखता हूं और बैंक वो पैसा किसी और को देता है और बीच में से थोड़ा सा कमीशन लेता है, सिंपल। जबकि ये मॉडल आज से 200 साल पहले का था और आज का सिस्टम इससे काफी अलग है। उदाहरण के लिए मान लो आप बैंक में 500 रुपया डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको 3 से 4% इंटरेस्ट देता है और वही बैंक आपका पैसा किसी और को 10 से 12% के लोन पे देता है। इसमें बैंक ने कमाया 40, आपको दिया 20 और अपने पास रखा 20। इसी को कहते हैं NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और ये है बैंक का पहला इंजन। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सीक्रेट की, कि बैंक पैसा बनाता कैसे है। ये वो चीज है जो स्कूल की बुक्स में नहीं है, जो फाइनेंशियल चैनल ग्लोसी ग्राफिक्स में स्किप कर देते हैं, जो बैंक वाले हमें कभी नहीं बताते, क्योंकि शायद उन्हें भी ये नहीं पता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैंक कभी पैसा ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि बैंक पैसा क्रिएट करता है, लिटरली हवा में क्रिएट करता है। और इसे कहते हैं फ्रिक्शनल रिजर्व बैंकिंग। नाम थोड़ा हैवी है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। RBI का एक रूल है कि बैंक को सिर्फ 10% ही रिजर्व रखना है अपने पास। मान लो आप 100 रुपया डिपॉजिट करते हो, बैंक अपने पास 10 रखता है और बाकी 90 किसी और को लोन पे दे देता है, और वो 90 रुपए किसी और के अकाउंट में जाते हैं। और अब बैंक के सिस्टम में 190 रुपए है, जबकि कैश सिर्फ 100 रुपया है। वो 90 से फिर 81 लोन पे जाता है, टोटल 271। और ये साइकिल चलती रहती है तब तक जब तक बैंक 100 की ओरिजिनल डिपॉजिट से 1000 तक क्रिएट नहीं कर लेता। 10 गुना कैश सिर्फ वही 100 रुपया, और बैंक अकाउंट्स में शो होते हैं 1000 रुपया। और इस नए पैसे पे जो हवा से बना, बैंक आपसे लेगा रियल इंटरेस्ट, आपकी असली कमाई का। और अब आते हैं असली बात पे, लोन का ट्रैप एक दिन में नहीं बनता। ये एक स्लो प्रोसेस है और बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया हुआ है। और सबसे पहला स्टेप है सपना बेचो। पहले आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, शोरूम्स में। ये घर देखो, ये गाड़ी देखो, ये फोन देखो। आपकी एस्पिरेशंस को डेलिबरेटली ट्रिगर किया जाता है तब तक जब तक आप ये खुद फील ना कर ले कि आपको भी ये सब चाहिए। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रैप। और दूसरा स्टेप है क्रेडिट को आसान कर दो। जब एस्पिरेशन सेट हो जाए तो क्रेडिट को इतना आसान बना दो कि सोचना भी ना पड़े। 0 डाउन पेमेंट, इंस्टेंट अप्रूव, 8000 पर मंथ। ये सब सुनते ही आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। और बैंक आपसे एक चीज हमेशा हाइड रखते हैं, वो है टोटल कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए 50 लाख का घर है, 20 साल तक का लोन है और 9% इंटरेस्ट है, जिसकी मंथली EMI 45,000 बनती है और टोटल पेड अमाउंट बनता है 1,08,00,000। और ये वो नंबर्स है जो बैंक हमेशा आपसे हाइड रखते हैं। और इसका तीसरा स्टेप है फ्रंट लोडिंग। EMI के स्ट्रक्चर में एक और चीज होती है जो कोई नहीं बताता, फ्रंट लोडिंग। आपकी EMI के पहले 5-7 सालों में इंटरेस्ट का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है, जबकि प्रिंसिपल का बहुत कम। मतलब अगर आपने 10 साल बाद लोन प्रीपे किया तो आप ऑलरेडी बैंक को उसका ज्यादातर प्रॉफिट दे चुके होंगे और अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट
उतना ही बचा होगा, क्योंकि बैंक ने अपना पैसा पहले ले लिया और बाद में आप अपने घर की एक्चुअल कॉस्ट भर रहे होंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 45% मिडिल क्लास फैमिली की इनकम का 40% हिस्सा ईएमआईज में जाता है। होम लोन, कार लोन, फोन लोन और उसके बाद छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही स्मार्ट ऐप है। बैंक ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज की है, मिनिमम ड्यू। आप सोचते हैं कि इस महीने हाथ थोड़ा टाइट है, मिनिमम भर देता हूँ। एक्चुअली बैंक भी आपसे यही चाहता है कि आप मिनिमम ही भरें। मान लो क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख आउटस्टैंडिंग है और उसका एनुअल इंटरेस्ट है 44%, मिनिमम ड्यू है रफली 2500, और अगर आप हर बार मिनिमम ही भरते रहे तो उस 1 लाख को खत्म होने के लिए लगभग 8 से 10 साल लगेंगे, जिसका इंटरेस्ट बनेगा 1.5 लाख से भी ज्यादा, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा। और आपको ये सब जानकर हैरानी होगी कि ये सब टेक्निकली लीगल भी है, क्योंकि फाइन प्रिंट में ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है जो कोई नहीं पढ़ता। और अब बात करते हैं इस सब से निकलने का क्या रास्ता है। ये सिस्टम से लड़ना नहीं, ये सिस्टम को समझना है और बहुत ही स्मार्टली खेलना है। लोन के पहले 5 सालों में एक्स्ट्रा प्रिंसिपल भरो, लाखों बचेंगे और फ्रंट लोडिंग रिवर्स हो जाएगी। और सिर्फ मंथली फिगर मत काउंट करो, 20 साल का काउंट करो कितना देना हो और कैलकुलेट करो, तब डिसाइड करो। अगर आप घर के लिए लोन लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने पास रखने चाहिए इमरजेंसी फंड्स और 6 महीने तक की ईएमआईज अलग अकाउंट में रखो, क्योंकि कई बार सिचुएशन इतनी बुरी आ जाती है कि कुछ भी नहीं बचता। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं बचता तो डिफॉल्ट होने से पहले बैंक से जाकर बात करो, क्योंकि बैंक अक्सर रिस्ट्रक्चरिंग और टेम्परेरी मोरेटोरियम दे देते हैं अगर आप खुद जाकर बैंक से बात करो। और क्रेडिट कार्ड की हमेशा फुल पेमेंट करो, क्योंकि मिनिमम पेमेंट एक स्लो डेथ है। अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते मतलब आप क्रेडिट कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, लोन लेना बुरा नहीं है, बल्कि लोन का ट्रैप समझे बिना लोन लेना बहुत बुरा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो अभी लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं।